नमस्कार, मैं सुमित विद्रोही आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूं जिनके नाम में ही सुंदरता है, तो इनसे हम बात करेंगे। इनकी कविताएं मुझे बहुत ही सुंदर अच्छी लगी, इसलिए मैं इनके साथ इनकी कविताएं साझा करने आपके साथ आया हूं। उम्मीद है आपको ये बातचीत, ये चौचक बातचीत बहुत अच्छी लगेगी। शक्ति जी, आपका नाम तो जैसे मैंने अभी बता दिया है, आप वो सब बातें बताइए जो व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में अभी तक आपने साझा नहीं की है, और कुछ नया जो दिल से आपके निकले। सबसे पहले तो शुक्रिया सुमित, मुझे अपने पास बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि तुमसे बातें कर सकूं। पहला एपिसोड देखा था तुम्हारा और काफ़ी पसंद आया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको, जो भी काम तुम कर रहे हो। अपने बारे में तो यार बस इतना ही बता सकता हूँ कि थोड़ा शौक़ पाला है, बस एक छोटा सा कविताएं लिखने का, कहानियाँ लिखने का, लोगों के बीच में कुछ कुछ बातें साझा करने का। तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि बस जो अब तक दिख रहा है वो शायद सिर्फ एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। तो कहते हैं ना, कई बार कहा जाता है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये जो आपने लिखना अभी चालू किया है, और इस वक्त हमारे साथ बीच में हमारे एक जो पहले एपिसोड में जिन्होंने धमाका मचाया था, रवि, वो भी जुड़ेंगे। रवि, आप आइए, आपका स्वागत है। इनके भी दिल में इंटरव्यू मैं इसलिए नहीं लेता कि मुझे कुछ बड़ा साबित करना है, मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। तो आपसे एक सवाल है, बहुत मतलब एक सवाल है कि आप जब कविता लिख रहे हैं, कहीं के भी किसी की भी चीज़ की शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी बड़े काम की शुरुआत या कोई अच्छे काम की शुरुआत, उससे पीछे हुए एक मतलब बहुत बुरे साथ, उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका होता है, शायद इसलिए होता है वो अच्छा काम कर पाता है। इंग्लिश में कहते हैं ना कि एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, नो वन वांट्स पेन, बट यू कांट सी अ रेनबो विदाउट अ लिटिल रेन। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप वो बता सकते हैं? शायद तुम काफ़ी हद तक सही कह रहे हो सुमित, जो भी तुम्हारा सवाल है। और ये होता है, जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं जिसके कारण ही इंसान इस तरफ रुख करता है अपना, कि कुछ लिखना शुरू करता है जो शायद वो अपने बाहरी मन से, अपने समाज में, लोगों के सामने, दोस्तों के सामने बता नहीं पाता। इसके लिए वो कलम का सहारा लेता है और फिर उन चीज़ों को लिखना शुरू करता है जो उसके मन के भीतर चल रही होती हैं। वो सारा रोष किसी चीज़ को लेकर के, खुशी अगर है बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक ये सब कुछ था मेरे जीवन में भी उस वक्त। आज से कुछ तकरीबन 7-8 साल पहले कुछ करीबी दोस्त थे जीवन में, एक तो काफ़ी करीब था, उनको खोया और दर्द वो था, शुरुआत दर्द से ही हुई थी। काफ़ी दिन तक दिमाग में चलती रही उसकी कहानी, और शायद उसी ने प्रेरित किया इस ओर लिखने के लिए। तब से लिखना शुरू किया, और जब लिखना शुरू किया तो शायद ऐसा महसूस हुआ कि यार थोड़ा तो इंटरेस्ट है इसमें, मज़ा आ रहा है। तो वो लेखन जो है वो दर्द की तरफ, दर्द से शुरुआत जिसकी हुई थी, वो धीरे धीरे बढ़ते प्रेम की तरफ गया, राजनीति में घुसा, और आज पता नहीं अब किस मुकाम पर जाने वाला है। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद और बेहतर हो। तो मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी, बहुत छोटी सी एक बात है कि जब भी कोई लेखक लिखता है तो वो दो तरह की तस्वीर पेश करता है। एक तस्वीर वो तस्वीर होती है जिसमें लेखक सब कुछ साफ साफ दिखा देता है, जैसे जान निसार अख्तर ने कहा था कि किसी एक को चाहें ये हमसे ना होगा, किसी एक को चाहें ये हमसे ना होगा, ए इश्क हमारी ना तेरे साथ निभेगी। ये साफ साफ वो बता देते हैं और साफ तस्वीर पेश कर देता है। और एक तस्वीर ऐसी होती है जिसे लोगों पे छोड़ दिया जाता है कि आप समझिए, आप किस तरह से समझते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपको क्या पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा? तस्वीर जितनी साफ रख सकूं उतनी कोशिश करता हूं। मुझे धुंधला पसंद नहीं है और लोगों के सामने किसी तरह की कोई धुंध रखना नहीं चाहता। कोशिश यही होती है कि जितना क्लियर मैसेज जाए, जो मैं सोच रहा हूं, जिस बारे में मैं लिखना चाह रहा हूं, वो बात दर्शकों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। धुंधलके की कोशिश शायद करूंगा कभी आगे, जब ऐसा लगे कि शायद इस वक्त ज़रूरत ये है कि अब ना तो किसी चीज़ का पॉजिटिव साइड दिखाया जा सकता है, ना ही उसका नेगेटिव। जब आपको न्यूट्रल बातें करनी पड़नी जीवन में करनी पड़े,
तब शायद देखेंगे, कुछ धुंधले में रख के छोड़ देंगे। मेरे साथ रवि है, तो मैं अब उसको भी इन्वॉल्व करता हूँ डिस्कशन में। रवि क्या कहना चाहता है इस बारे में? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं रवि जी। जैसे वही बात हुई कि कुछ साफ पोर्ट्रे करते हैं, कुछ धुंधला सा छोड़ देते हैं, तो मेरी भी कोशिश वही रहती है ज़्यादातर कि साफ ही लोगों को तो दिखाई दे, जो मेरा इमेज है वो। धुंधला भी कभी कभी होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो और ये ना कुछ जैसे कुछ छोड़ देते हैं, और कुछ जो तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, उनका ना अता होता है ना पता होता है। जैसे किसी ने कहा था, मैंने सुना कि सूरज ने चांद से कहा कि गिलहरी छोटी है, और धरती उदास हो गई। इसके क्या मायने हैं? मैंने सुन के सर पकड़ लिया। आप ही समझाइए। और एक और ये जो मेरा एक सवाल था आपसे कि जी जैसे जो शायरी या कविता की जो संस्कृति है, जो उसका कल्चर है, जो उसको कोई ब्रेक डाउन करके कोई हिंदी, कोई इंग्लिश में लिख देता है, दोनों मिला के कुछ उल जुलूल सा लिख देता है, तो उस पे क्या आप कहते हैं? और जैसे कि एक शायरी मैं आपको सुना देता हूँ कि जब से हुआ है प्यार दिल बस में नहीं हो रहा है, सब कुछ माइनस में हो रहा है, प्लस में नहीं हो रहा है। नाइस, बहुत ही अच्छे शेर कहे तुमने यार। सवाल तुम्हारा था ये कि जो कल्चर बदल रहा है हमारा पोइट्री का। हाँ, मुझे लगता है इसमें सही और गलत का पैमाना क्या है ये हम तय नहीं कर सकते। हमारा काम तो बस जो अपने अंदर आ रहा है वो लिखते जाएं, एक्सप्रेस करते रहें। काफ़ी लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, जो इंग्लिश लिखा जा रहा है, जो हमारी नज़र में शायद कूड़ा हो, पर वो कूड़ा बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। लिखने वाले की क्या सोच है उसके पीछे, वो शायद लोग जानना नहीं चाहते। जो उनके थ्रू निकल कर आता है उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल लव स्टोरीज सबसे ज़्यादा लिखी जाती हैं। बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जो लोग अपनी ब्रेकअप की कहानियाँ सुनाते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस की कहानियाँ सुनाते हैं। तो क्योंकि ये नॉर्मल जीवन में हर किसी के साथ हो रहा है, आए दिन सबके साथ घट रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उन चीज़ों के साथ। और इस तरह से जो इंसान लिख रहे हैं वो शायद ज़्यादा फेमस भी हो रहे हैं, ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। पर जहाँ तक बात है तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात होती है, अल्टीमेटली तुमको किस चीज़ में संतुष्टि मिलती है, तुम किस चीज़ को एंजॉय करते हो। जॉनर जहाँ तक है हर चीज़ का ट्राई करना चाहिए। जब तुम एक बार लिखना शुरू करते हो तो तुमको खुद का एक लेवल पता चल जाता है कि यार तुम इस लेवल के राइटर हो, तो तुम खुद को बेइज्जत नहीं करना चाहोगे अपनी अगली राइटिंग में कि मैं इतना लिखूं कि इससे बेहतर तो हो जाए, कम से कम पहली वाली से बेहतर लिखूं, कुछ उससे ख़राब ना हो। कोशिश करनी चाहिए। होता नहीं है ऐसा, 10 में से 8 बार हम हमेशा ख़राब ही लिखते हैं। अगर तुमको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तो तुम लिखो जो भी लिख रहे हो। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से। मैंने अगर जो ह्यूमर की बात की तुमने, तो मैंने भी एक ऐसी कहानी लिखी थी, एक कहानी पार्किंग की, जो लोगों ने ऑलरेडी सुनी भी है। तो उससे मैंने मेंशन ये किया था कि एक लड़की है जो मुझे पार्किंग में दिखाई देती है और मेरी बचपन की दोस्त होती है। तो कुछ यूँ था वो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की क्लास में थे किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ज़माने में साथ में। केमिकल बॉन्डिंग, वाह, मैंने भी पढ़ा है। हमारा हुआ नहीं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि सो तुरंत मैं फ्लैशबैक में गया और याद आई उस ट्यूशन की वो केमिस्ट्री की क्लास जहाँ केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी, और वो हमेशा की तरह ठीक मेरी बगल की चेयर पे बैठ पूरी शिद्दत से टाइप ऑफ बॉन्ड्स को समझने की कोशिश में लगी थी। अब ठीक बगल में बैठने वाले को देखने के लिए मुझको अपना सर 90 डिग्रीज घुमाना पड़ता। अच्छा। और केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही उस क्लास में मुझे मैथमेटिक्स का पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता। तो इसलिए मैंने अपनी चेयर को थोड़ा पीछे किया और एक एंगल बनाया जो अक्यूट था। मेरी उसे देखने की ये जद्दोजहद देख ऊपर वाले ने भी एक पल को यही सोचा होगा कि यार तू बंदा तो वाकई बड़ा क्यूट था। तो ये जॉनर भी ट्राई किया हुआ है, करते रहना चाहिए यार। एज लॉन्ग एज तुमको अच्छा लगता है लिखना, तुम कर सकते हो। थोड़ा ऐसे ही जॉली सा मूड में आया ना, तो अनु मलिक से इंस्पायर हुआ, फिर लिखा कि तू जो कहे तो आसमान से बरसात करा देंगे, बाकी दुनिया में आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। झूठ को सच से मिलवाएंगे, उसकी औकात दिखाएंगे, फिर उसको भी आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। बहुत तुझे खत लिखेंगे, अखबार बनाएंगे, फिर उसको भी आग लगा देंगे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। व्हाट्सएप की बात की तो व्हाट्सएप पे कहीं से शेर मैंने पढ़ा था कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक ना था तब जिंदगी थी। तो
आपने जिस तरह से कहा कि आप क्या कहते हैं अपने अनुसार लिखना चाहिए और सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो आपका कहा गया है वो सही बात है, और आप ये भी कहते हैं कि जिस लेवल पे आप हैं अगर आप उससे ऊपर लेवल पे लिखना चाहेंगे लिखेंगे तभी ज़्यादा बेहतर होगा, उससे नीचे आने का कोई मतलब नहीं रहता। एक बहुत बड़े खलीफा थे, उन्होंने कभी पहले लिखा था कि कल और आएंगे नगमों की कलियां खिलने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। और मुझे भी यही लगता है कि जब मैं लिखता हूँ कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी एक शेर लिखा था, कहीं पे लिखा तो मेरे को लगा बहुत बेहतर, मतलब सर्वोत्तम लिख दिया है। फिर उसके बाद पता चला कि यार कुछ समय लिखने के बाद पता चलता है तो मैं लिखूं तो लगे क्या लिखा है, मैं लिखूं तो लगे क्या लिखा है, ठहर के देखूं तो लगे क्या लिखा है, और मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं जब तक तुम ना कहो कि क्या लिखा है। ये वर्ड प्ले है एक तरह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या इंसान आगे बढ़ते बढ़ते कई बार उसका घमंड भी बढ़ जाता है, तो क्या उसे रोका जा सकता है अपने पुराने वाहियात शायरी को वापस पढ़ के? देखो, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जो ब्रेक है जीवन में वो तुमको तुम्हारा घमंड, तुम्हारा एरोगेंस लगाता है। कोशिश हमेशा ये रखनी चाहिए कि हम जितना ग्राउंड पे जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसको पकड़ के रखें, और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश ना करें। आपके अंदर एक सही मायने में मेरे को पॉजिटिविटी दिखती है, कुछ ज़्यादा ही, मतलब है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये शायद मैं हर लेखक में देखता हूँ। मैं रवि के अंदर भी ये देखा हूँ, आपके अंदर भी देखा हूँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो लिखते वो भी हैं। वसीम बरेलवी भी ऐसे ही लिखते हैं कि हादसों की ज़द में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, हादसों की ज़द में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दे, ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। ये पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है और जो आप नियम तोड़ते रहते हैं, कभी भी किसी भी समय ऐसा हुआ है कि जिस नियम को आप तोड़ते तोड़ते स्टेज पे खड़े होते हैं वहाँ की ऑडियंस इतना डेड एक्सप्रेशन दे दे कि आप अंदर से टूट जाएं? तो अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर हो, इमेजिन कीजिए, तब आप क्या कर सकते हैं? ऐसा हुआ भी है, बिल्कुल सुमित, सही सवाल पूछा तुमने। ऐसा हुआ है पहले जब मंच पे थे, और अचानक होता है कभी कभी कि आप पैनिक कर जाते हो, जो लिख के लाए हो वो भी भूल जाते हो। कई बार ऐसा होता है क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स उतना पॉजिटिव नहीं आ रहा होता, तो होता है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, हर किसी के साथ हुआ है। और ये चीज़ें आपको एक्चुअली मदद करती हैं आगे बढ़ने के लिए, हेल्प करने के लिए, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, उस मोमेंट के लिए, शायद उस पूरे दिन के लिए, उस पूरे हफ्ते के लिए। वो तुम्हारे दिमाग पे निर्भर करता है कि तुम कितनी देर उस चीज़ का सदमा लेकर बैठे रहो अपने दिल के अंदर। पर वो चीज़ें अफेक्ट तो करती हैं। बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी मुश्किल से एक मौका मिला था, मंच पे गए थे, सुनाना था कुछ, और सामने का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसलिए पैनिक कर गए, या फिर कनेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस के साथ अपनी बात को लेकर के। वो चीज़ अफेक्ट तो करती है, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जीवन में होना ही चाहिए हर किसी के साथ। फेलियर्स होंगे तो ही सक्सेस का मज़ा आएगा। अगर वैसा एक एक्सप्रेशन, वैसा एक एक्सपीरियंस होगा तुमको, तो अगली बार वो रिपीट ना हो, इसके लिए तुम अपना पूरा जोर लगाओगे। शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक छोटी सी कमी रह गई होगी जिसकी वजह से तुम वहाँ पैनिक कर गए। शायद मन में तुम्हारे कोई डर था, वो डर उस दिन ख़त्म हो जाएगा। जब तुम अगली बार मंच पे चढ़ोगे तो वो डर जो है वो तुम ऑलरेडी उसको ओवरकम कर चुके हो, वो तुम्हारे सामने ऑलरेडी एक बार आ चुका है, वो डर अब रिपीट नहीं होगा। और एज यू मतलब ये कह लो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो तुम कोशिशें करते रहो। होना सबके साथ है, ये डेफिनेटली लिखा हुआ है। बड़े बड़े लोगों की स्टोरियाँ पढ़ लो, कहानियाँ पढ़ लो, उनके सबके साथ जीवन में बड़े बड़े फेलियर्स हुए हैं, पर उनसे उबर के आना ही एक बड़े इंसान का वो दिखाता है कि तुम कितना आगे पहुंच सकते हो, कितना आगे अपने सफ़र में जा सकते हो। तो आई थिंक इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। कोई फेलियर अगर तुम्हारे सामने वैसा कुछ आता है मंच पे, बिल्कुल पॉजिटिवली लो। डिप्रेशन होता है, उसको खुद के अंदर हैंडल करके नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करना। सक्सेस का मजा तभी है जब फेल्यूर है। लाइक लाइट इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ डार्कनेस। बिल्कुल। और ये व्हाई प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन को क्यों नहीं परफेक्ट बनाती है? प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। करेक्ट। जो मैं कह रहा था ना, अलग सोचने की बात, वो यही आदमी सोच रहा है और कोई नहीं सोच रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रैक्टिस के बारे में, और बीच में बात करते करते एक शब्द आ गया एरोगेंस, और एरोगेंस का ही पर्यायवाची आजकल या हमेशा से रहा है, वो है रावण। आजकल मैं जिस तरह से देख रहा हूँ रावण, वो है कि हमने रामायण पढ़ी तो रावण एक ब्लैक पेंटेड शेड में था। जब उसके बारे में थोड़ा सा जाना तो हमें पता चला वो ग्रे शेड में है। लेकिन लोग आजकल जो कविता पढ़ रहे हैं उसमें रावण को एज अ हीरो दिखा रहे हैं और वो वाइट शेड में आ रहा है।
ये ऐसा क्यों हो रहा है? रावण, यार ये तो बात बिल्कुल सही कही तुमने कि उसको आजकल लोग पॉजिटिवली देखने लगे हैं। उसका एक अलग इमेज बनाया जा रहा है अब हमारे समाज में, काफ़ी फैसिनेट हो रहे हैं उससे। कारण शायद ये हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, कि शायद हमारे अंदर हम नेगेटिव चीज़ों को लेकर के जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, बुराइयों को देख करके हेट्रेड जल्दी फैलता है। अच्छी बातें लोग कम सुनना चाहते हैं। वो मतलब कहीं भी तुम देख लो अपने मतलब युवाओं में भी कि नशा सबसे पहले उनको अट्रैक्ट करता है। अच्छी चीज़ें तुम बोलो कि यार किताब पढ़ लो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, उसमें शायद दिलचस्पी उतनी ना हो, बट बाकी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट पहले आता है। नेगेटिव चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो रावण के साथ भी कुछ ऐसा हो तो रहा है बिल्कुल। और मैं भी कहना चाहूँगा कि यार कहीं ना कहीं जो भी लोग जितना भी अलग अलग किताबें पढ़ो, अलग अलग लोगों की बातें पढ़ो, कहीं ना कहीं एक हीरो तो था उसके अंदर, रावण के अंदर। कुछ तो पॉजिटिव थे उसके अंदर भी। प्रकांड विद्वान माना गया उसको, महापंडित कहा गया उसको, और काफ़ी जो भी किताबें बताती हैं उसके हिसाब से काफ़ी स्ट्रगल है उसका भी अपने जीवन में। वो एक हम जैसे कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो इंसान नहीं था। वो जो कुछ भी खड़ा किया खुद से खड़ा किया। तो मेरी नज़र में वो बहुत हद तक, मैंने पहले भी शायद हमने डिस्कस किया था कि मेरी नज़र में वो दीवार का अमिताभ बच्चन है, जो अपनी माँ के लिए, अपने भाई को पढ़ाने के लिए, तो वो कुंभकर्ण का बहुत ख्याल रखता था, माँ के बारे में बहुत सोचता था। ये सारी चीज़ें जो थी उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रेरित करती थी कि मैं कुछ भी करूं बट इतने पैसे कमाऊं, इतनी ज़्यादा मेरे पास संपत्ति हो। और बुद्धि का तो खैर उसका प्रयोग खुद करता ही था वो अपनी बुद्धि से। तो सबसे पहले खुद पे मेहनत की, खुद को उस काबिल बनाया, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं एक ग्रे शेड तो है उसमें, रावण में। पर जहाँ तक हमारे सोशल मीडिया की बात है या अभी जितना भी लोग आ चुके हैं अभी देखते हैं इन सारी चीज़ों को, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि यार हम लोग जितना ज़्यादा इस बात को क्लियर रखें अपने दिमाग में, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि राम और रावण का फ़र्क क्या है। राम हमेशा से पॉजिटिविटी के जो हैं रेप्लिका रहे हैं, पर्यायवाची रहे हैं हमेशा से उसके, और रावण को हेट्रेड की नज़र से दशहरे के दिन जलाया जाता है उसको। तो आई थिंक मन में एक वो क्लियर इमेज रखनी चाहिए कि रावण बुराई का प्रतीक है, राम जो है वो सच्चाई का, अच्छाई का प्रतीक है। राम के पीछे हम रहें तो ज़्यादा बेहतर है। रावण उसके अंदर जो शेड है वो शेड आप अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चीज़ को समझिए कि जो नेगेटिविटी है उसके अंदर, उस नेगेटिविटी को कम से कम अपने से दूर रखिए। उसके अंदर की पॉजिटिविटी आप फिर भी उठा सकते हैं, जहाँ जो कुछ पॉजिटिव शेड्स हैं उसके आप उठा सकते हैं उनको। आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि राम पॉजिटिविटी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो सेंटर में आते हैं, रावण ग्रे में आ रहा है, मतलब हो भी सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि रावण की, तो रावण के बारे में आप अपनी कविता से ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। मुझे एक चीज़ हमेशा रावण के बारे में, आपने जैसे दीवार का एग्ज़ाम्पल दिया, मेरे भी दिमाग में एक एग्ज़ाम्पल उसी समय से अभी आया कि रावण को हम दीवार का अमिताभ बच्चन ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन शायद शोले का गब्बर वो नहीं बन सकता। तो आप वो कविता जो है आपकी रावण पे लिखी गई, वो अगर सुनाएंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा लोगों को। ये कविता वैसे मैंने रावण पे लिखी नहीं थी, ये कविता मैंने आज के इस युग पे, कलियुगी मानव की कविता है कि हम इस युग में कैसे हो गए हैं। ये कविता उस पे थी और मैं पढ़ भी रहा था रावण के बारे में उस वक्त जब मैंने ये लिखा अचानक से। तो वो कुछ इस तरह है कि मैं असत्य का व्यापारी हूँ, हिंसा का परम पुजारी हूँ। मैं तुम लोगों का भी साथ चाहूँगा कभी कभी बीच में। मैं असत्य का व्यापारी हूँ, हिंसा का परम पुजारी हूँ। मैं क्रोध, लोभ और स्वार्थ निहित निर्लजता का अधिकारी हूँ। मैं कली युगी मानव हूँ, हर युग से बस इतना अंतर है। मेरे राम कहाँ मुझे ज्ञात नहीं, मेरा रावण मेरे अंदर है। मेरे राम कहाँ मुझे ज्ञात नहीं, मेरा रावण मेरे अंदर है। ईर्ष्या कर कर के खड़ा हुआ, मैं बैर द्वेष में बड़ा हुआ। मर्यादा नैतिकता से खुद को कभी न पाया डरा हुआ। मैं घृणा पे मोहित होता हूँ, मैं युद्ध से शोभित होता हूँ। ये मतलब हमारे बीच की बातें हैं, इंसान की बातें हैं। हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आने लग गई हैं। हमको हेट्रेड ज़्यादा पसंद आने लग गया है, हमको लड़ाई करना पसंद आ गया है।
मैं घृणा पे मोहित होता हूँ, मैं युद्ध से शोभित होता हूँ, मैं प्रेम त्याग गुण कृपा देख अंदर ही अंदर रोता हूँ। ये झील झरने और नदियाँ क्या, मुझ में तो विषाक्त समंदर है। मैं पंच तत्व की वो रचना जिसकी परिभाषा नश्वर है। मैं कलियुगी मानव हूँ, हर युग से बस इतना अंतर है। मेरे राम कहाँ मुझे ज्ञात नहीं, मेरा रावण मेरे अंदर है। एक और आखिरी बंद है इसका। इस सृष्टि का मैं पतित पुत्र, मतलब मैं एकदम गिरता जा रहा हूँ अब। इस सृष्टि का मैं पतित पुत्र, इस धरा का वो अभिशाप हूँ। निर्भय निर्दय निर्मम हूँ, किंतु किंचित ही निष्पाप हूँ। निर्भय हूँ, निर्दय हूँ, निर्मम भी हूँ, पर निष्पाप नहीं हूँ। पापी बहुत बड़ा, ग्रे शेड नहीं है, हाँ पापी तो है, किंतु किंचित ही निष्पाप हूँ। मैं अहंकार से भरा हुआ खुद को भगवान बताता हूँ। विकृत हूँ मलिन कार्य करके दानव सा विकृत हूँ मलिन कार्य करके दानव सा हंसता जाता हूँ। और दानव में आजकल फर्क नहीं रह गया, बिल्कुल सही कहा तुमने सुमित। विकृत हूँ मलिन कार्य करके दानव सा हंसता जाता हूँ। मैं वो गिरता टूटा तारा जिसको न चाहता अंबर है। मैं वो असाहसी एक प्रजाति, मृत्यु से फिर भी डर है इंसान को। मैं वो असाहसी एक प्रजाति जिसको बस मृत्यु से डर है। मैं कलियुगी मानव हूँ, हर युग से बस इतना अंतर है। मेरे राम कहाँ मुझे ज्ञात नहीं, मेरा रावण मेरे अंदर है। मेरे कृष्ण कहाँ मुझे ज्ञात नहीं, मेरा कंस तो मेरे अंदर है। तो बस कविता यही है कि कलियुगी मानव आज के जो हैं वो इस तरह के हैं। मेरा मन बहुत ज़ोरों से ताली बजाने का कर रहा है, बहुत ज़ोरों से। कौन मना कर रहा है? शुक्रिया। ये जो रावण पे आपने अभी कविता सुनाई थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गांव में जो लोकगीत चलता है वैसी कुछ फीलिंग आ रही थी। तो क्या गांव का आपसे कोई कनेक्शन रहा है या आपका गांव से, और क्या गांव पे आपने कोई कविता ऐसी कुछ लिखी है? हाँ सुमित, जहाँ तक बात गांव की है तो काफ़ी वक्त बिताया है गांव में, और लिखा भी था भी हाल फिलहाल में कुछ, तो वो अगर थोड़ा समय निकाल के हम लोग सुना सके तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि माहौल बस इतना, उसकी भूमिका इतनी है कि वो बचपन का दिन है, बचपन के दिनों को याद करती हुई एक कविता है। और वो तब होता था जब हमारे जीवन में कुछ और नहीं था, कोई और भटकाव नहीं था, कोई और सारी चीज़ें नहीं थी। तो कुछ इस तरह है कि कहाँ गया भाई रे वो बचपन पुराना रे, कहाँ गया साथी रे वो बचपन पुराना रे। इसका पहला बंद जो है वो एक्चुअली आज के डेट के एडवेंचर के बारे में है कि आज के डेट में हमारे पास एडवेंचर्स कितने हो गए हैं। हमारे पास दुनिया भर के खेल खिलौने हो गए हैं, पर उस वक्त हमारा एडवेंचर क्या हुआ करता था उस पे है कि खेतों की वो पगडंडी थी, दोनों तरफ पानी था। खेतों की वो पगडंडी थी, दोनों तरफ पानी था। सीधे सीधे चलते जाना अपना तूफानी था। नारियल के झाड़ लेकर बल्ले खुद बनाते थे। उस वक्त हमारे बल्ले हमको मिला करते थे हमारे बर्थडेज पर। हाँ। और अगले जन्मदिन से पहले अगर वो बल्ला टूट गया तो फिर आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना बल्ला बनाना होगा, तो अपन वैसे ही जुगाड़ करते थे। तो नारियल के झाड़ लेकर बल्ले खुद बनाते थे। बड़े बड़े अकरम मुरली चौके छक्के खाते थे। बहुत बढ़िया। कि रात भर दलान पे सुनना, रात भर दलान पे सुनना बाबा का ज़माना रे, कहाँ गया साथी रे वो बचपन पुराना रे। इसका पहला बंद कुछ इस तरह कि गांव वाली बड़की चाची आलू दम बनाती थी।
गांव वाली बड़की चाची आलू दम बनाती थी, पेट भर जाता था तो मन भर खिलाती थी। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पेट भर जाता था वो मन भर खिलाती थी, टीवी के संग संग। अच्छा, टीवी का ज़माना जब था तो वीसीआर का ज़माना था उस वक्त। हाँ। हमारे पास ये सीडी वीडी और पेन ड्राइव ये सब नहीं हुआ करते तब, तो हम लोग गांव में होते थे तो वीसीआर तो वीसीआर लेकर आते थे गांव में, बैटरी लेकर आते थे। टीवी के संग संग वीसीआर लाते थे, बैटरी लगाते थे और सिनेमा चलाते थे। और वो सिनेमा किन हीरोज का होता था वो जरा, अरे मिथुन मिथुन वही थी। बिल्कुल मिथुन, सनी देओल, अजय देवगन, ये सब लोग होते थे। मारपीट देखने में बड़ा मजा आता था। तो कदर बैटरी लगाते थे और सिनेमा चलाते थे कि दूध नहीं पीने का वो झूठा सा बहाना रे, कहाँ गया साथी रे वो बचपन पुराना रे। अच्छा, जामुन का एक पेड़ था घर पे, तो वो हर जगह होता है, हर और गाँव में होता है। चाचा को बहुत मान मनोबल करके हम लोग चढ़ाया करते थे कि आप जाओ और उसको तोड़ो तो हम लोग खाएंगे। अच्छा, तो वो कुछ इस तरह था कि जामुन के पेड़ पर जो चाचा को चढ़ाते थे, डाल वो हिलाते थे, हम लूट लूट खाते थे। रस्सी वाली बाल्टी जब कुएं से उठाते थे, रस्सी वाली बाल्टी जब कुएं से उठाते थे, आधी खाली होती थी और आधे से नहाते थे। क्या बात है। के 20 तक पहाड़ा रट के, हाँ। पहाड़ा अगर रटा हो बचपन में, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, बिल्कुल। आजकल तो अंग्रेजी सीखने लग गए लोग। 2 1 से 2। हाँ, ये रवि के ज़माने की अंग्रेजी, जो रवि के ज़माने का पहाड़ा है। तो 20 तक पहाड़ा रट के सबको सुनाना रे, कहाँ गया साथी रे वो बचपन पुराना रे। बचपन में पहाड़ा भी पहाड़ लगता था। पहाड़ लगता था, बिल्कुल सही कहा। इसका सेकंड लास्ट जो पैरा है वो इस तरह, ये पर्व त्योहार की बातें, जब हम लोग बचपन में पर्व त्योहार मनाने के लिए गांव जाया करते थे। अच्छा। सब एक साथ होते थे, बहुत ज़्यादा प्यार था। पर्व त्योहार सब मिलकर मनाते थे, पर्व त्योहार सब मिलके मनाते थे, दिए भी जलाते थे और फगुआ भी गाते थे। क्या बात है, आप फगुआ दिए भी जलाते थे। यार फगुआ काफ़ी गाया है बचपन में, चाचा के साथ बैठकर, पापा के साथ बैठकर बहुत सुना है और बहुत गाया है। कीचड़ वाली होली खेली भी है उनके और साथ। क्या बात है, क्या बात है। तो दिए भी जलाते थे और फगुआ भी गाते थे। ब्याह में बारात में सब पंगत लगाते थे, ब्याह में बारातों में सब पंगत लगाते थे, साथ बैठते थे और साथ उठ जाते थे। क्या बात है। ये बुफे सिस्टम तो तभी था नहीं। साथ बैठना है, साथ ही उठना है। जब तक कोई बड़ा ना उठे तब तक आप नहीं उठ सकते। आप कितने भी छोटे हो, कितना भी कम खाते हो, पर आपको बैठना पड़ेगा आधे घंटे, अगर कोई सज्जन खड़ा है। ये तहजीब थी। तो के चांद में वो कुबड़ी बुढ़िया, अरे क्या बात है, चांद में वो कुबड़ी बुढ़िया, करण गजब का है। देखना दिखाना रे, कहाँ गया साथी रे वो बचपन पुराना रे। और ये आखिरी जो था, सिर्फ प्यार की बातें होती थी उस वक्त, जो भी था सिर्फ और सिर्फ प्यार में था। तो प्रीत ही थी दौलत अपनी, प्रीत ही खिलौना था, प्रीत ही थी दौलत अपनी, प्रीत ही खिलौना था, प्रीत से हंसी थी और प्रीत से ही रोना था। प्रीत हार जाने में थी, प्रीत जीत में भी थी, प्रीत हार जाने में थी, प्रीत जीत में भी थी, प्रीत अपनी रीत में थी, प्रीत प्रीत में भी थी। क्या बात है। तो प्रीत छूटी रीत छूटी, प्रीत छूटी रीत छूटी, छूटा मुस्कुराना रे, कहाँ गया साथी रे वो बचपन पुराना रे। बदली हवा बदला पानी,
बदला ठिकाना रे, कहाँ गया साथी रे वो बचपन पुराना रे, कहाँ गया बाबू रे वो बचपन पुराना रे। शुक्रिया। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो आदमी जब गाने लगता है तो उनके साथ साथ अपने आप पीछे हम लोग गाते हैं। हम अच्छा गाते हैं, बुरा गाते हैं पता नहीं, पर गा लेते हैं। आपका गाना वही, मुझे ऐसा लगा दिल से मैं गाने लगा। और आपके भाषा पे शायद बहुत अच्छा कमांड है, एक पकड़ है, वो तलफ़ुज़ लगता है कि आपने काफ़ी कुछ उसमें काम किया है। तो क्या मतलब ये जो कविता है जो आप गा रहे हैं, तलफ़ुज़ पे भी आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं आजकल, जो नए नए लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में तलफ़ुज़ पे ध्यान देना। और मुझे खुशी है कि तुम लोग अभी जो ये चीज़ शुरुआत कर रहे हो, ये नई चीज़ें बना रहे हो, तुम दोनों काफ़ी अच्छे हो इस मामले में। एटलीस्ट मैंने जब से तुम लोगों को सुना है, जितना देखा है, रवि बहुत ही अच्छा है, सुमित बहुत ही अच्छा है, तो जो काम कर रहे हो बहुत ही बेहतरीन है। और ये इंपॉर्टेंट है, तलफ़ुज़ की बातें करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको उस चीज़ का एहसास, उस चीज़ का पता तो होना ही चाहिए कि हम देश कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और देश कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भाषा में फ़र्क समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि हमको, मेरी भाषा की लाचारियत नहीं है देश बोलना, मेरी खूबी है ये, अगर मैं देश इस्तेमाल कर रहा हूँ कहीं पर। तो मैं ये चाहता हूँ तलफ़ुज़ आपको पता हो कि आप कब कहाँ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, इसका कारण पता हो। और इसी पे मैंने अभी एक अपना जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है, शायद मालूम होगा तुमको, भारत एक मंच के नाम से, यूट्यूब पे हमारा उसका नाम है भारत इवेंट्स। तो मैं इसी तलाश में हूँ, कुछ ऐसे लड़कों की तलाश में, कुछ ऐसे लड़कियों की तलाश में, जो बच्चे मिले मुझे और उनका तलफ़ुज़ अच्छा हो इन चीज़ों को लेकर। रवि का आखिरी कुछ बातें जो रवि कहना चाहता है इस तलफ़ुज़ के बारे में। जी बिल्कुल, तलफ़ुज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। भाषा शैली ये बहुत बेहतर बना देती है, बोलने का अंदाज़, बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है इससे। खुशी है मुझे इस बात की कि आप लोग इस चीज़ को समझते हैं और बस इसी तरह बनाए रखिए अपना जो कंटिन्यूटी है, पढ़ते रहिए चीज़ों को। जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप, उतना ज़्यादा लिखने में आसानी होगी चीज़ों के बारे में, नज़रिया बदलता जाएगा चीज़ों को लेकर। तलफ़ुज़ का जिक्र किया, कई बार मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं तलफ़ुज़ का जानकार हूँ, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि शहर, शहर और शहर ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। हम जस्ट थोड़ा सा ज्ञान की बात कर ही देता हूँ। शहर का मतलब सुबह होता है, शहर का मतलब एक आप जानते हैं जो जगह टाउन इंग्लिश में कहते हैं वो होता है, और शहर का मतलब जादू होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं लखनऊ में नुक्ता होता है, इश्क होता है, हमारे यहाँ नुक्ता गायब है, हमारा इश्क होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग, सुमित कुमार विद्रोही और रविकांत, ये दोनों बहुत ही अच्छे कवि हैं, उभरते हुए पटना शहर के। तो इनके चैनल पे जाइए, सुमित विद्रोही के चैनल पर पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, देखिए, अपना एक नज़रिया बनाइए, आपको क्या लगता है उसके वीडियोस को देख करके, और अपनी राय दीजिए उस पर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसके चैनल को। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट आएगा उतना ज़्यादा इनका मनोबल बढ़ेगा आगे अच्छा काम करने की। बस इतना ही कि ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये जो मानवीकरण आपने किया बहुत ही बेहद खूबसूरत, और वो जो आपने रावण की कविता सुनाई वो तो बिल्कुल मतलब दिल पे चढ़ के दिमाग पे चली गई। और बिल्कुल आपने वो जो बड़की चाची का जो इस्तेमाल किया वो तो दिल को छुई है बिल्कुल बहुत। और बहुत अच्छा लगा इस बातचीत के दौरान। और यही कि आप इनके चैनल पे जाएं, इनको सपोर्ट करें, भारत एक मंच को, और हमारे चैनल को भी बहुत प्यार दें, बहुत सपोर्ट दें। और समित, जैसा कि इन्होंने कह दिया है, इनके चैनल पे आप जाके प्यार से दबाइएगा सब्सक्राइब बटन। लाल जो रंग होता है वो प्यार का होता है। मेरे यहाँ पे मैं आपको सहूलियत देता हूँ, मैं डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। लाल से गुस्सा भी आदमी को आता है, खून खौलता है, और लाल प्यार का भी रंग होता है। तो आपको जिस हिसाब से जो भी भावना है, खराब अच्छी जो भी लगे, अगर गुस्सा है तो गुस्से में दबा दीजिएगा, इतना ज़ोर से दबाइएगा कि टूट जाए। और अगर प्रेम प्यार से लगे तो हल्के से दबा दीजिएगा, बट दबाइएगा ज़रूर, ठीक है।